management, the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivery, and communicating superior customer value. बेसिकली अगर मैं मार्केटिंग का मतलब बताऊँ तो मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी प्रमोशन करना, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि कौन से तुम मार्केट को चूज़ करोगे अपनी प्रोडक्ट की। अगर आपको प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है उनकी, तो आप मार्केट के कौन से टारगेट को, कौन से सेगमेंट को चूज़ करोगे, ठीक है। एंड आप कैसे कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करोगे ताकि जो कस्टमर्स है वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाए एंड इन फ्यूचर भी वो आप ही से प्रोडक्ट को परचेज करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो देयर आर सम स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेसिक सा बात है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो मार्केटिंग का बेसिक एलिमेंट कहलाता है। ये सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वहाँ पे मार्केटिंग भी नहीं होगी। इफ़ यू हैव प्रोडक्ट देन ओनली यू कैन डू मार्केटिंग, बट इफ़ यू डोंट हैव प्रोडक्ट तो आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग किससे रिलेटेड होती है? प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, उसका प्रमोशन करने से रिलेट होती है। मार्केटिंग के अंदर आप प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया है, उसका नेचर क्या है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आप उसका डिज़ाइन कैसे रखेंगे, आपकी प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड उसको डेवलप कैसे करेंगे, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपको डिसीजन लेने हैं उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग क्या यूज़ होगी, पैकेजिंग का डिज़ाइन क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, ट्रेडमार्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाती हैं। सेकंड चीज़ आती है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली अगर आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आप एक मार्केट में रिसर्च करोगे कि आपका प्रोडक्ट आप कहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, कहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट करोगे तो वहाँ से आपके लिए बेनिफिशियल कुछ होगा, ठीक है। तो थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज were the starting point under traditional marketing. Modern marketing starts with an analysis of the various aspects of market and related areas. It includes an analysis of nature and types of customers, size of market, customer attitude, buyer behavior, etc. बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पूरी मार्केट का एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी पूरी मार्केट को आपको समझना पड़ेगा और आप अपने प्रोडक्ट को किस टाइप के कस्टमर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मार्केट का साइज़ क्या होगा, आपके कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, क्या आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी मार्केटिंग रिसर्च के अंदर बिफोर स्टार्टिंग मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आप पाथवे डिसाइड करोगे कि आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है वो कैसे आपके कस्टमर्स के पास जाएगा, ठीक है। द पाथवे थ्रू विच द गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज़ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वही रास्ता होता है जिसमें प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है। इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज भी इंक्लूड होते हैं, लाइक आपका होलसेलर आता है, रिटेलर आते हैं, जॉबर्स आते हैं। ये सब क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की रीच कस्टमर तक हो जाए। चैनल्स बाय मूविंग द गुड्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ये सब आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है कि जो आपका गुड्स है वो आपके बायर तक पहुंच जाए इजीली। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब आप फिजिकली मूव करते हैं, यानी कि जब आपने फिजिकली अपने गुड्स को पार्सल करा है प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर तक। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग जहाँ पे आप अपने गुड्स को रखते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजमेंट करना उनका, ऑर्डर को प्रोसेस करना, ये सब चीज़ आपकी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशनल डिसीजन। अब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो उसके क्या क्या डिसीजन आप लोगे उसके रिगार्डिंग। हाउ सो एवर गुड अ प्रोडक्ट इज़, इट हैज़ नो वैल्यू इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रमोटेड। ये बात तो बिल्कुल 100% ट्रूथ है। क्या है इस बात में कि जो आपने प्रोडक्ट करा है, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप उसे अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं करते तो आपके प्रोडक्ट की बेसिकली ज़ीरो वैल्यू रह जाती है। प्रमोशन हैज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग द मार्केट अबाउट प्रोडक्ट अवेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर इट। प्रमोशन की मदद से वो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव का आपका क्या है कि मार्केट को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, अपने प्रोडक्ट की अवेबिलिटी के बारे में, एंड उसकी डिमांड आपको बेसिकली मार्केट में क्रिएट
करनी है। डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स आर देयर लाइक एडवर्टाइजिंग। आप प्रमोशनल कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, आप पर्सनल सेलिंग की हेल्प से, या फिर पब्लिसिटी करवा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन आप अपने अच्छे बिल्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजन बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट का करेक्ट प्राइस चूज़ करना पड़ेगा। ये वही एलिमेंट होता है प्राइसिंग डिसीजन जिसमें जो फर्म होता है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने अपने प्रोडक्ट का अगर कम प्राइस चूज़ करा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी फर्म को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस डिसाइड करते हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर्स है वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर कस्टमर्स को कहीं और से रीज़नेबल प्राइस के अंदर उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो बेसिक सी बात है कि आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी प्राइस, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट का एक रीज़नेबल प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, जिससे आपकी फर्म में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो एंड जो आपके कस्टमर है वो भी आपका प्रोडक्ट ईजिली परचेज कर पाएँ। प्राइसिंग इज़ कंसर्न्ड विद प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्काउंट, कमीशन एक्सेट्रा। प्राइस डिसाइड करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्राइसिंग पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, थोड़े आप उसमें डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं, कमीशन, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस। एन एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच द बिजनेस इज टू बी कैरिड आउट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रही हैं, क्या वहाँ पर उनका प्रोडक्ट चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपने इन्वायरमेंट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करनी पड़ती है। The various macro and micro factors should be studied beforehand only to develop an understanding of the strength, weakness, opportunities and threats for an organization. एक organization एक firm को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दिस विल हेल्प नॉट ओनली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज वेल। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर आप शॉर्ट एनालाइज करते हैं अपनी फर्म का, तो इसकी वजह से आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके अंदर आप क्या कर किस किस चीज़ों की स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक्सेट्रा इन द कंट्री एंड आउटसाइड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। अब आप अपने प्रोडक्ट बना लिए, उनको मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने कस्टमर्स तक उन्हें पहुंचा भी दिया। अब आपको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक चाहिए होगा अपने कस्टमर्स से। क्या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन उन्हें प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी आपको जाननी पड़ेगी। या फिर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, क्या पता आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन की ज़रूरत हो, तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता लगेगी, जब कस्टमर्स आपको आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक देंगे। फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ गुड्स इट इज़ इसेंशियल दैट द मार्केटर ऑब्टेन्स द रिक्वायर्ड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। एक सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ गुड्स करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कस्टमर से रिक्वायर्ड फीडबैक लें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अ प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म should be developed so that reasons for failure or less satisfaction may be identified and improvement in the products may made। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट की कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। बिजनेस एंड सोसाइटी इंटर रिलेटेड होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, इट ड्राइव्स इट्स मच नीडेड इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड देयरफॉर ऑन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। बेसिकली अगर आपको अपना बिजनेस रन करना, अगर आपको अपनी फर्म रन करनी है, तो आपको सोसाइटी के बारे में भी टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि दे बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। These social activities are a part of marketing as the units have to protect and promote the interest of the society. A marketer to be socially responsive on responsibility towards employees, consumers, shareholder। जो मार्केटर है उन सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब उनके रिगार्डिंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, इन सब के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी।